नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में और मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं ज़बान की, बोली की, कमेंट्स की और टिप्पणियों की। जी हाँ, आज एक ऐसे मसले को लेकर आपके सामने हूँ जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हेट स्पीच एक बार फिर से सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर कई याचिकाओं के साथ सुनवाई की और मीडिया और सरकार पर कड़े कमेंट किए। विभिन्न टेलीविजन चैनल पर नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या सरकार मूक दर्शक है और केंद्र का इरादा लॉ कमीशन की सिफारिशों के अनुसार कानून बनाने का है भी या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि टीवी मीडिया का विनाशकारी प्रभाव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया चैनल बिना रेगुलेशन के हैं। टीवी बहस के दौरान एंकर की भूमिका का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह किसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान नफरती भाषण पर रोक लगाएं। कोर्ट ने यह भी माना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी तो है, लेकिन टीवी पर अभद्र भाषा बोलने की आजादी नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच से राजनेताओं को सबसे ज्यादा फायदा होता है और टेलीविजन चैनल उन्हें इसके लिए मंच देते हैं। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने माना कि नफरत फैलाने वाले भाषणों से निपटने के लिए संस्थागत प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। हेट स्पीच शब्द पिछले कुछ सालों में प्रचलन में खूब आया है। कुछ सामाजिक परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण इस नामकरण का इस्तेमाल किया गया। ये वो देश है जहां बोली और बानी पर सबसे ज्यादा नीतियां बताई गई हैं। बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। लेकिन उसी देश में आज जब किसी व्यक्ति या समुदाय पर या जाति या धर्म के आधार पर कमेंट किया जाता है जिससे कि वो आहत हो, ये मोटे तौर पर हेट स्पीच की परिभाषा मानी जाती है। पिछले कई वर्षों से ऐसे हेट स्पीच का बोलबाला रहा, जिसके कारण आपसी सौहार्द खराब होता हुआ दिखा है और हुआ भी है। कई बार तो हिंसा का कारण भी इसी तरह की घृणा भरी भाषणबाजी रही है। अभी भी कानूनी तौर पर हेट स्पीच की परिभाषा यूं स्पष्ट नहीं है। ये मोटे तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस दायरे तक हेट स्पीच रखा जाए, कहाँ ये सीमा टूटती है, ये सब कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इस बार तो नया आईटी कानून का ड्राफ्ट आते आते रह गया। विधि आयोग ने अपनी 267वीं रिपोर्ट में कहा है कि अभद्र भाषा को परिभाषित करना मुश्किल है, क्योंकि परिभाषा में कई अस्पष्टता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रोक का रास्ता दे सकती हैं। देश में हेट स्पीच से निपटने के लिए 7 तरह के कानून का इस्तेमाल अब तक किया जाता रहा है, लेकिन इनमें से किसी में भी हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया है। इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को मनमानी भाषा बोलने से रोक नहीं पा रहे हैं। भड़काऊ और अपमानजनक भाषण से निपटने वाले अधिकांश कानूनी प्रावधानों की जांच आईपीसी की धारा 153A, 153B और 295A के तहत की जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हालिया आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो आईपीसी की धारा 153A के तहत दर्ज हेट स्पीच के मामलों में 7 सालों में 6 गुना यानी लगभग 500% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2014 में 323 मामले, 2020 में 1804 मामले दर्ज किए गए। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें कहा गया था कि हेट स्पीच को लेकर देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है जिसकी जरूरत है। आयोग ने कहा कि मौजूदा समय में जो भी कानून है वे हेट स्पीच के जरिए नफरत फैलाने वाले भड़काऊ भाषण या बयान देने वालों पर कार्रवाई के लिए सक्षम नहीं है। विधि आयोग की हम बात करें तो विधि आयोग ने 2017 में 267वीं रिपोर्ट दी थी, जिसमें यह सुझाव भी था कि आपराधिक कानून में हेट स्पीच को लेकर जरूरी संशोधन किए जाने चाहिए। उधर केंद्र सरकार ने 5 साल के लंबे परामर्श के बाद सोशल मीडिया पर नफरत भरे कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए
कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसी साल जुलाई में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को हेट क्राइम रोकने के लिए विशेष कार्यबल बनाने और खुफिया रिपोर्ट हासिल करने का निर्देश तक दिया था। इस पर राज्यों ने क्या पहल की, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। स्थिति यह है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले और विधि आयोग की विस्तृत रिपोर्ट और एक अन्य विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बावजूद हेट स्पीच को अलग से दंडनीय अपराध के रूप में रेखांकित करने का मामला अधर में लटका हुआ है, जिसकी चिंता साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दिख रही है। इसी दौरान जाति, वर्ण, लिंग और धर्म आदि के आधार पर किसी न किसी समुदाय और संप्रदाय के प्रति जहरीले और नफरत भरे भाषण देने का सिलसिला अभी भी जारी है। आज हम हेट स्पीच से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के पहले रिपोर्ट भी देखनी जरूरी है। सरकार क्यों खामोश है? मीडिया क्यों गैर जिम्मेदार है? हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट के ये सवाल आज अपना जवाब मांग रहे हैं। हेट स्पीच के उन्माद से समाज दरकता दिखाई देता है और पुलिस प्रशासन बेबसी से आरोपियों से जूझता दिखता है, चाहे वो दिल्ली दंगा हो या धर्म संसद या फिर सोशल मीडिया का मंच। हर जगह से हेट स्पीच की गूंज उठती सुनाई देती है। हेट स्पीच के उन्माद से लड़ने के लिए वर्तमान कानून कितना सक्षम है, ये भले ही बहस का विषय हो, लेकिन अदालत की नजर हमेशा हेट स्पीच पर रही और अलग अलग तरीके से फैसले भी दिए। एक नजर डालते हैं इन फैसलों पर। प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत सरकार हेट स्पीच जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर व्यक्ति को हाशिए पर लाने का प्रयास है। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने संसद और निर्वाचन आयोग से सिफारिशें मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, क्या हेट स्पीच को परिभाषित करने की जरूरत है? अजीत मोहन बनाम लेजिस्लेटिव असेंबली एनसीआर सदन की कमेटी सोशल मीडिया के हेट स्पीच बढ़ावा देने की भूमिका का मूल्यांकन करने से प्रतिबंधित नहीं। अमीश देवगन बनाम भारत सरकार हेट स्पीच दोषी देवगन अगर जांच में सहयोग करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। शमित सन्याल बनाम पश्चिम बंगाल सरकार राजनेताओं के हेट स्पीच भाषणों के ज्यादातर मामले में पुलिस ने अनदेखी की है। जफर इमाम नकवी बनाम चुनाव आयोग कोर्ट ने चुनाव में उम्मीदवार द्वारा नफरत वाले भाषण के मुद्दे पर विचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण जनहित याचिका के दायरे में नहीं आते। ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली राज्य सार्वजनिक व्यवस्था को राज्य की सुरक्षा के समकक्ष माना जा सकता है। हालात को देखते हुए ये जरूरी है कि हेट स्पीच के मर्ज पर काबू पाने के लिए अलग से इसे अपराध घोषित किया जाए और इसके लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में संशोधन किया जाए। साथ में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने के लिए जनता को शिक्षित करने की भी आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन शुरुआत हम चर्चा के लिए करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक अनुभवी और वरिष्ठ पैनल। हमारे साथ जस्टिस सुधीर अग्रवाल मौजूद हैं, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के। पवन दुग्गल साहब अधिवक्ता हैं और आईटी विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। मीडिया से भी जुड़े हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि सभी पक्षों को समझते हैं। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस हैं, और डॉक्टर राकेश पाठक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबों का मेरे इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और सबसे पहले वेद भूषण जी आपके पास आऊंगी। जब हेट स्पीच की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला साबका जो पड़ता है, अगर इसमें मामला बनता भी है तो पुलिस से। अब हेट स्पीच क्या है, अगर हम आईपीसी की धाराओं के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो शायद इसके लिए कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है, जो अभी मैंने बताया भी। और इसी कारण शायद दोषियों पर मुकदमा चलाने में भी मुश्किल होती है और
जो कानून की खामियां हैं, अगर हम आईपीसी के हिसाब से समझना चाहें तो क्या आपको लगता है कि इसी वजह से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और कहाँ दिक्कत होती है? देखिए राजश्री, जो ये हेट स्पीच का जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, मैंने जब तक नौकरी करी इतने सारे एलिगेशन हेट स्पीच को लेकर लगे। 153 में मुकदमे दर्ज किए गए, 298 के अंदर किए गए, 5051 और 2 के तहत तमाम तरह के मुकदमे दर्ज किए गए, परंतु वो कहीं नहीं पहुंच पाए। मैं बिल्कुल आपके सामने बोल रहा हूँ, कई उन मुकदमों का जो निष्पादन हुआ वो किस तरह से हुआ नोबडी नोज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले थे, बड़े पेचीदे मामले थे, कुछ लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी जुड़े होते थे, तो उन मुकदमों का आज तक कुछ नहीं हो पाया। अभी जो ताजा मामला दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और सुप्रीम कोर्ट में ये रिप्लाई फाइल किया कि अभी जो दो धर्म संसद हुई थी, एक हरिद्वार में, एक दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली वाली धर्म संसद पर दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी और ये बोल दिया कि इसमें कोई भी हेट स्पीच का कंटेंट नहीं है। तो जो हेट स्पीच जिसको हम और आज आप डिबेट कर रहे हैं, उसके बारे में ना कोई इन्फॉर्मिटी है, ना कोई क्लियरिटी है। इतने सारे लूपहोल्स हैं, आप उसको बोलने की स्वतंत्रता की आजादी मानेंगे, दूसरा पक्ष बोलेगा कि हेट स्पीच है। अभी आपने देखा शर्जील इमाम का मामला, अभी सुनवाई चल रही है उस मामले में अदालत के अंदर। दूसरी तरफ एक नुपुर शर्मा का मामला है, ये बिल्कुल वो लेटेस्ट एग्जाम्पल है। मैं बहुत पुराने मामलों पर जाऊंगा तो ये डिबेट लंबी हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि एक जामा मस्जिद के इमाम के खिलाफ मेरे ख्याल से हेट स्पीच को लेकर कम से कम 100 वारंट जारी हुए होंगे अदालतों से, कभी भी वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। तो ये जो सारे मामले और जो हौच पौच हो रहा है, इसीलिए हो रहा है, इसलिए हम और आप डिबेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ रहा है कि इस पर क्लियरिटी आनी चाहिए। कुछ गाइडलाइंस जो बनी थी 2018-20 में, वो उन पर भी आज अमल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे टाइम में जरूरत है कि सरकार और पार्लियामेंट इस बारे में क्लैरिटी के साथ में कोई कानून बनाए, जिससे कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उसके ऊपर एक्शन कर सकें और एक मैसेज सोसाइटी में जाए। जी बिल्कुल। लेकिन जस्टिस अग्रवाल, ये इसके पहले कि नए कानून बने और नए तरीके से इसको सोचा जाए, कानून तो बहुत बने हैं, फिर भी तमाम तरह की जो कहा जाए जातियां हम देखते रहते हैं। खासकर अगर हम हेट स्पीच की बात करें, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां बहुत स्पष्टता आ भी जाती है तो अदालतें सख्त वहां नहीं दिखती। 2 उदाहरण मुझे याद है। पहला जो 2014 में प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ के फैसले में हेट स्पीच को रेगुलेट करने के लिए जो तर्क दिया गया, वो उपेक्षित समुदाय की सुरक्षा पर आधारित था, न कि पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी पे, जिसको कहा जाए सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता पर आधारित नहीं था। दूसरा, कानून व्यवस्था की स्थिति पर अगर हम बात करें तो सुदर्शन टीवी का मामला हमें याद है, अमीश देवगन का मामला हमें याद है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से हुए नुकसान को तो माना, बहुत माना, बड़ी चर्चा भी हुई। हाल फिलहाल में अगर नुपुर शर्मा की भी हम बात करें तो उस पर भी जैसे ही कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसके बाद जिस तरह से किया गया, तो ऐसा लगता है जैसे एक कदम आगे 2 कदम पीछे चलने की जो प्रक्रिया है, खासकर हेट स्पीच को लेकर। क्या आपको लगता है कि वो सख्ती शायद अदालत की तरफ से नहीं दिखाई जाती, जिसकी वजह से ये समस्या बरकरार है और आज सुप्रीम कोर्ट को इस पर अपनी चिंता जाहिर करनी पड़ रही है? देखिए, ये बात सही है कि हेट स्पीच को किसी कानून में परिभाषित नहीं किया गया जी। लेकिन ये भी समझने की बात है कि विश्व स्तरीय स्तर पर हेट स्पीच हर देश में इसको खराब, मतलब इसको अपराध माना जाता है और इसके लिए दंड के प्राविधान हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने भी अभी तक हेट स्पीच पर कोई ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं दी है। और ये कहना कि हेट स्पीच पे कानून की कमी है, शायद मैं इस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आपने कुछ प्रोविज़न बताए, अभी जो वक्ता बोल रहे थे उन्होंने बताया, आईपीसी में जैसे कुछ प्रोविज़न हैं, 123 है, 124 है, 153 है, 153 बी, 295 ए, 298, 505। इसी तरीके से कुछ और भी कानून हैं जिनमें इस तरीके के प्रोविज़न हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। उसमें सेक्शन 8 में अगर कोई कैंडिडेट जो है वो
दो समुदायों के बीच में घृणा वगैरह करते, घृणा को बढ़ाने के लिए कोई इस तरीके की स्पीच देता है, करता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट में भी प्रोविज़न है जहाँ पे इस पे रोक लगाई जा सकती है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट में भी प्रोविज़न है। तो ऐसा नहीं है कि कानून की कमी नहीं है, कानून तो है। हाँ, ये बात आप थोड़ा ठीक कह रही है कि इसमें कुछ अदालतों की या जो कानून के रक्षक है, जिनको ये कानून लागू करना है, उनके पार्ट पे कुछ ढिलाई जरूर होती है। देखिए, होता क्या है, ज्यादातर हेट स्पीच में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो किसी ना किसी तरीके या तो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, या उनके अदरवाइज पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे होते हैं जी। तो जो एनफोर्समेंट मशीनरी है, पुलिस जो है, उसको बड़ा इसमें गलत मतलब दिक्कत लगती है कि उन लोगों के खिलाफ इसको कैसे लागू करें। और ये तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज, आपके प्रभाव अच्छे हैं, तो कानून जो है वो थोड़ा सा उनकी तरफ दयालुता के साथ देखता है, उनके साथ कड़ाई नहीं कर पाता। जी बिल्कुल। लेकिन दूसरी बात यह है कि हेट स्पीच से संबंधित जब मुकदमे दाखिल होते हैं, मैं एक चीज जरा पूरी कर दूं। हाँ, बिल्कुल। हेट स्पीच से संबंधित जब मुकदमे लिखे जाते हैं तो पहले तो चार्जशीट फाइल करने में बहुत समय लग जाता है और फिर मुकदमे तय नहीं होते। जब तक मुकदमे जल्दी तय नहीं होंगे तब तक जो है ये समस्या बनी रहेगी। वरना अदालतें बहुत ट्रेंड हैं और वो हेट स्पीच को डेफिनेशन को देखते हुए जो डिक्शनरी वगैरह में दी है, अच्छी तरीके से मुकदमे कर सकती हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा जी। लेकिन जस्टिस अग्रवाल, जैसा आपने कहा कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत खासकर चुनाव आयोग जब भी कार्रवाई करता है तो उसी के तहत करता है, लेकिन चुनाव आयोग ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और ये कहा कि हेट स्पीच को लेकर देश में कोई स्पष्ट कानून नहीं है। जिस कानून के तहत हमें कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है वो इतना सक्षम नहीं है कि हम ऐसे जो लोग इस मामले में लिप्त हैं उनको हम इस आधार पर रोक पाएं। आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनाव आयोग हो या केबल्स नेटवर्क, जैसे आपने कहा, हमने वो भी उदाहरण दिया, चाहे नूपुर का मामला हो या अमिश देवगन का मामला हो, वहां पर भी बच जाने के रास्ते हैं। क्योंकि बच जाने के रास्ते हैं, इस वजह से भी अदालत जो है अपने आप को बंधा हुआ पाती है या फिर उस तरह से सख्ती नहीं दिखा पाती जैसे अन्य मामलों में दिखाया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है? देखिए, जहां तक चुनाव आयोग की बातें आप ठीक कह रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा, मेरी बात से भी साबित होता है कि हेट स्पीच के ज्यादातर मैटर ऐसे आते हैं जिनमें किसी न तरीके का कोई ना कुछ पॉलिटिकल एंगल इन्वॉल्व होता है। चुनाव आयोग के मामले सामने भी ज्यादातर जो मामले आए हैं, आपने देखा होगा, वो कुछ ऐसे लोगों के हैं जो बहुत विशेष प्रभावशाली लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चुनाव आयोग की अपने पार्ट पर कुछ इच्छा शक्ति की कमी है। उसके लिए भी हमें टीएन शेषन जैसा आदमी चाहिए जो उसे पूरी कड़ाई से लागू कर सके। उस समय भी चुनाव आयोग के लिए उतने क्लियर स्पष्ट कानून नहीं थे, जैसे सेशन साहब ने उसको कड़ाई से लागू किया और आज एक हम बिल्कुल नई दूसरी तरीके की व्यवस्था देख रहे हैं। कानून की कमी का बहाना लेके हम कोई काम कहें कि नहीं ये नहीं हो सकता है, ये गलत काम, हम मान रहे हैं कि गलत हो रहा है, फिर भी हम कहें कि ये काम नहीं हो सकता, ये मैं इसको बहुत मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। और मेरे अनुसार सिर्फ बात इतनी है कि अगर अदालतों के मुकदमे कुछ जल्दी तय हो जाएं तो मुझे पूरा भरोसा है कि इन पर अंकुश लग सकता है, क्योंकि जजेस बहुत ट्रेंड हैं, उनको मालूम है हेट स्पीच क्या है, और वो अगर जल्दी मुकदमे तय होंगे तो वो एक स्पष्ट तौर पे एक फैसला लिख पाएंगे और व्याख्या दे पाएंगे और जहां पर भी अपराध पाएंगे वह सजा कर पाएंगे। बस मुकदमे जल्दी तय होने की आवश्यकता है और इच्छा शक्ति चाहिए। जी, पवन दुग्गल साहब, अगर इच्छा शक्ति की बात करें तो आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया एक तरह से कहा जाए तो एक ऐसा मंच बन गया जहां हर तरह की स्पीच हम देखने को हमें मिल रही है, खासकर अगर हम 2018 को याद करें तो उसको कहा जाता है कि ईयर ऑफ ऑनलाइन हेट, ये कहा जाता है। फेसबुक ने अपनी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में कहा था कि उसे 3 मिलियन हेट स्पीच पोस्ट हटाने पड़े हैं, ये तब की रिपोर्ट है। यूट्यूब को 25,000 वीडियो 1 महीने में हटाने पड़े और ये ट्रेंड फिर भी कम नहीं हुआ हटाने के बावजूद। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभद्र भाषा में 2020 में यदि हम देखें तो इसमें चौगुनी वृद्धि हो गई।
जिसके कारण 2020 की अगर हम एक रिपोर्ट अगर मैं आपसे शेयर करूं तो दूसरी तिमाही में फेसबुक पर लगभग 22 मिलियन पोस्ट और इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन पोस्ट हटाया गया, जो कहीं न कहीं हेट स्पीच से जुड़ रहा था। अभी भी इस देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है, सरकार उसको बना रही है। अब जब हम तमाम कानून हैं और जो परंपरागत मीडिया है उसमें से हेट स्पीच जो खुलेआम है, एक तरह से मैं कहूँ, उसमें से हेट स्पीच हटाने में या चुनाव आयोग द्वारा जो असमर्थता जताई गई है वो सब कुछ देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वाकई हम इस तरह से तैयार हैं इस देश में कि हेट स्पीच जैसे समस्याएं खत्म हो जाएंगी और जो सुप्रीम कोर्ट की चिंता है वो चिंता नाहक साबित होगी? मुझे लगता है कि राष्ट्र होने के नाते हम लोग पूरी तरीके से बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और यही कारणवश है कि ये नींद इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि हम उठ के देख ही नहीं रहे हैं कि आसपास पर्यावरण में हो क्या रहा है। आज चारों ओर फेक न्यूज का जमाना है। कोविड-19 के आने के बाद तो अब तो गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम प्रारंभ हो चुका है और ये पैंडेमिक ही नहीं रहा है, ये इन्फोडेमिक भी रहा है, जहाँ पे फेक न्यूज, फेक रिव्यूज, फेक कंटेंट का प्रचलन चारों ओर फैल चुका है। लेकिन अगर मैं कानून की ओर देखता हूँ तो कानून हमारे पास कुछ ठोस कारगर प्रावधान नहीं है। देखिए, हम जाना चाहते हैं चांद पर, लेकिन अभी हम बैलगाड़ी पे चल रहे हैं। चांद तक जाने के लिए हमें समय भी लगेगा और हमको तेज रॉकेट का भी आवश्यकता होगी। वो तेज रॉकेट होंगे नए कानूनी प्रावधान, जिसके माध्यम से आप इस तरह की फेक न्यूज को कटेल करने में अपना योगदान दे पाएंगे। आज मैं वर्तमान धरातल पर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मायूसी नजर आ रही है। क्यों? भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000, वो फेक न्यूज पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। भारतीय दंड संहिता की कुछ प्रावधान लगाए जा सकते हैं फेक न्यूज पे, मुख्य तौर पर धारा 468 और 469 भारतीय दंड संहिता। अगर आप देखें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी के तौर पर जब आप फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को बनाते हैं, वो चीटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कुछ परिस्थितियों में तो फेक न्यूज यहाँ कवर हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारत अभी भी और देशों की जो लर्निंग्स है उसको अपने समक्ष नहीं ला पाया है, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे फ्रांस हो, जिन्होंने डेडिकेटेड फेक न्यूज लॉज लाकर ये प्रदर्शित कर दिया गया है कि अगर आप फेक न्यूज करते हुए, प्रकाशित या प्रसारित करते हुए पाए गए तो आपको इस घिनौने दंडनीय अपराध का सामना करना पड़ेगा, आपको फाइन्स देने पड़ेंगे। हमारे यहाँ लोगों को मालूम है कि विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स डिजिटल इकोसिस्टम में लगातार फेक न्यूज बनाते हैं और डिसेमिनेट करते हैं ताकि कोई पॉलिटिकल या फिर जो सोशल या कल्चरल एजेंडा जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल विल नहीं है, आपके यहाँ फेक न्यूज को नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधान में इस तरह का वर्तमान जो स्टेटस को है वो चलता है। बट बहुत अब ज्यादा देर होती जा रही है, क्योंकि अब क्या है, लोग फेक न्यूज को सही समझते क्लिक कर रहे हैं, कुछ साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, साइबर सुरक्षा में सेंधें लग रही हैं और कहीं ना कहीं ये फेक न्यूज भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित भी कर पाई। जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पाठक, जो चिंता पवन जी ने जाहिर की है, जो बात वेद भूषण जी बोल रहे हैं, जो जैसे सुधीर अग्रवाल ने बोला है, इन सब के पीछे एक या जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उन सब के पीछे जैसे ऐसे लग रहा है जैसे हम और आप निशाने पर हैं, यानी कि मीडिया, जो ऑडियो विजुअल मीडिया है, पत्रकारिता है, वो निशाने पर है। और हमें इस बात को मानने से जरा से भी कोताही नहीं करनी चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच के बीच एक थिन लाइन है, एक सीमा रेखा है। ये सीमा रेखा कब खत्म हो जा रही है मीडिया में, ये अभी पता नहीं चल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि ऐसे में तमाम, चाहे एनबीए हो या तमाम संस्थाएं जो अब राजनीति का एक अड्डा बन के रह गई हैं, वो सब कुछ फेल हो गई हैं? और अगर ये सब कुछ संस्थागत फेल इसको कहा जाए, ये फेल हो चुकी हैं, तो मीडिया किस ओर बढ़े, किस तरह से अपने ऊपर लगे इस दाग को हटाए? पहले मैं चाह रहा हूँ, मैं हाईवे पर हूँ तो थोड़ा सा व्यवधान आप लोगों को आ रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत जरूरी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और आप जिम्मेदारी तय कराना चाहते हैं, तो दरअसल में जिम्मेदार हम सब लोग हैं।
अभी भूमिका है, कहानी नहीं है, लिखी जा रही है, जुबानी नहीं है, कहाँ जाएगी पालकी राम जाने, कहारों की आंखों में पानी नहीं है। जी। हमारे इस लोकतंत्र की जो पालकी है राष्ट्रीय, वो जिन 4 कहारों के कंधों पर है, उन चारों की आंखों का पानी मर गया है। और माफ कीजिए, उन 4 कहारों में से 3-4 तो हम लोग बैठे ही है जी। न्यायपालिका से आदरणीय सर बैठे हुए हैं, पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, पवन जी हैं, आप हैं और हम हैं। तो जिनकी जिम्मेदारी है वे सारे स्तंभ, वे सारे कहार, उनके कदम लड़खड़ा चुके हैं। जिस हेट स्पीच पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, उसमें मीडिया की भूमिका खास तौर से आपने जानना चाहिए है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस नफरत का सबसे बड़ा संवाहक आज की तारीख में कोई है तो मीडिया है। हम खुद 3-3.5 दशक से अधिक पत्रकारिता में रहने के बाद भी अगर ये कबूल कर रहे हैं जी। तो यकीन मानिए कि हम भी उसमें गुनहगार हैं। दूसरे नंबर पर बड़ी जिम्मेदारी आती है न्यायपालिका की। बहुत खेद के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मामले में जो फैसला हुआ, हम नहीं जानते कि अदालत की अवमानना की परिधि में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये प्रश्न तो हमारे मन में एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर उठता ही है जी। कि क्या किसी कानून की व्याख्या, किसी अपराध की व्याख्या इस रूप में हो सकती है कि एक व्यक्ति ने जो संविधान की शपथ लेकर मंत्री बना है वो मुस्कुराकर गोली मारने की बात कह रहा है, इसलिए न्यायालय ने ये माना कि वो अपराध नहीं है। लेकिन राकेश, बोले उन्होंने मुस्कुरा के कहा था। 22 मार्च 2022 का फैसला। जी बिल्कुल, और याद है मुझे, और जाहिर सी बात है कि उस पर एक बड़ा सवाल है। राकेश जी, यहाँ पर एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब नुपुर शर्मा का मामला आता है या तमाम और तरह के पत्रकार, आप आज टेलीविजन चैनल खोलें तो वहां पर एक अलग ही तरीके की डिबेट शुरू हो चुकी है। यदि कोई डिबेट जिसमें चीख चिल्लाहट नहीं हो, जैसे हम और आप सभी लोग बात कर रहे हैं, तो शायद ये लोगों के लिए एक बोरिंग डिबेट है, क्योंकि उसमें चीख नहीं है, चिल्लाहट नहीं है, इसमें समाधान पाने की कोशिश है। दूसरी बात कि जब एक एंकर होने के नाते अपने जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, जब एंकर्स उनको भगाने लगे, उनको ये कहें कि निकलो तुम मेरे शो से, या फिर उनको इस तरह की बात करने दें जो कि कई लोगों के जो भावनाएं हैं उसको आहत करें, ऐसा नहीं लगता कि मीडिया, कानून चलिए अपनी जगह पे है, न्यायपालिका अपना काम कर रही है नहीं कर रही है वो तो एक अलग मसला है, पुलिस फेल हो चुकी है, ये सब अपना मसला है, लेकिन मीडिया भी फेल हो चुकी है उससे जिससे 140 करोड़ जनता को उम्मीद थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम फेल हो चुके हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है राष्ट्रीय जी, अब हमें इस नतीजे पर पहुंच ही जाना होगा कि हम अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहे। हो सकता है राष्ट्रीय जी ठीक निभा रही हो, डॉक्टर राकेश पाठक ठीक निभा रहे हो, लेकिन बाकी जो 95% मीडिया है वो तो नफरत का और झूठ का वाहक बना हुआ है। आपने जो कहा कि डिबेट में एंकर लोगों को भगा रहे हैं या कि रोकते नहीं है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई पैनलिस्ट, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता हो, हमारे आपके जैसा कोई पत्रकार हो या किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधि हो, जब वो ऐसी बात कहता है तो एंकर की भी जिम्मेदारी होती है। मैं वर्षों अखबारों में संपादक रहा हूं राष्ट्रीय जी, तो क्या मैं अखबार के संपादक के रूप में, जैसा कि नुपुर शर्मा ने एक टेलीविजन चैनल पर कहा, करोड़ों लोग, लाखों लोग देख रहे थे, तो एक संपादक के रूप में क्या मैं अपने अखबार में ऐसा कोई बयान छपने देता? निश्चित तौर पर नहीं। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है और टेलीविजन चैनल पर आपके पास ऑफ एयर करने का अधिकार है, म्यूट करने का अधिकार है, बाद में उसको माफी मांगकर हटाया जा सकता है। लेकिन जब सचमुच नियत आग लगाने की ही हो तो ऐसी ही स्थितियां बनेंगी। आप बार बार नुपुर शर्मा के प्रकरण का जिक्र कर रहे हैं, हमारे बाकी लोगों ने भी कहा। मुझे आश्चर्य होता है कि न्यायालयीन प्रक्रियाओं में आजकल जो बातें डाइस पर बैठकर कही जाती हैं वे कागज में लिखित में नहीं आती। नुपुर शर्मा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप देश में आग लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। इतना कहना मात्र ही अपराध का संज्ञान नहीं है? क्या वे अगली पंक्ति में ये नहीं कह सकते थे कि अदालत, पुलिस में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए? ऐसा ही अभी हुआ। अभी जो 3-4 दिन पहले हम सब लोगों के ऊपर जो टिप्पणी की है, टेलीविजन चैनलों को लेकर अदालत ने जो टिप्पणी की है, मुझे नहीं मालूम वो लिखित में आई कि नहीं आई है। डाइस पर बैठकर जो चर्चाएं होती है बाद में वो कागज में नहीं उतरती। जी बिल्कुल। तो और जब तक इन चीजों पर अंकुश अदालत नहीं लगाएगी, सरकार में बैठे लोग नहीं लगाएंगे,
और अंततः हमारी आपकी जो जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है उसे रोकना, उसे बढ़ाने का काम नहीं हम कर सकते जी। हम इतने बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट हो रही है झूठ को लेकर। जी बिल्कुल, और शायद यहाँ पर इसी बात के लिए हम समाधान निकालने बैठे हैं कि आखिर करें क्या, और अगर इतना अंधेरा है तो क्या वाकई कोई दीपक भी जलाया जा सकता है। आप देख रहे हैं इंडिया लीगल, हम बात करें हेट स्पीच की और कैसे इस तरह की तमाम समस्याओं से बचा जा सके, जिसमें भारत का जो बहुरंगी समाज है उसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जैसे रहते आए हैं वैसे ही रहें, न कि एक दूसरे की बात से, एक दूसरे की बोली से, एक दूसरे के ऊपर की गई टिप्पणियों से आहत हों। और सुप्रीम कोर्ट की चिंता कैसे कम की जा सकती है, इसी पर हम बात करें। हमारे साथ हमारा वरिष्ठ पैनल मौजूद है, जैसे सुधीर अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, पवन दुग्गल साहब हैं, और हमारे साथ वेदभूषण जी मौजूद हैं, और डॉक्टर राकेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस अग्रवाल, आपके पास आऊंगी। विधि आयोग की रिपोर्ट से बड़ी उम्मीद थी 2017 में, जब 267वीं रिपोर्ट दी गई विधि आयोग की तरफ से, जिसमें सुझाव भी था कि आपराधिक कानून में हेट स्पीच को लेकर संशोधन किया जाना चाहिए। कितना सही है ये सुझाव, और किस तरह से संशोधन हो विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या आपको लगता है कि रिपोर्ट को अगर लागू किया जाए तो बहुत हद तक हम इस तरह की समस्या से निजात पा पाएंगे? देखिए, जैसे अभी आपने कहा, प्रवासी भलाई संगठन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि हेट स्पीच की परिभाषा होनी चाहिए ताकि चीजें थोड़ा स्पष्ट हों, और इस पर लॉ कमीशन जो है विचार करे, और इस पे कानून अगर आवश्यक है तो उसके लिए रिकमेंडेशन भेजी जाए जी। तो उस समय का जो सेंट्रल लॉ कमीशन था, उसके अध्यक्ष डॉक्टर BS चौहान, जस्टिस BS चौहान साहब ने जो अपनी रिपोर्ट दी, जिसका भी आपने रेफरेंस दिया, तो बहुत डिटेल में चीजें डिस्कस की हैं, और उन्होंने काफी उसमें संशोधन जो है रिकमेंड किए हैं। देखिए, जो मैं मानता हूँ, कानून की इस देश में भरमार है। हर सब्जेक्ट पे इतने अधिक कानून हैं कि कई बार वकीलों को और जजों को भी पता नहीं होते कि कौन से कानून कहाँ पर हैं। और आपने सुना होगा कई फैसले होते हैं कि ये कानून हमारे सामने नहीं रखा गया, इसलिए हमारा फैसला ऐसा हो गया जी। तो कानून की हर जगह, हर 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 स्टेप पर कानून हो, ऐसा संभव नहीं है। एक्चुअली जो कानून में मुझे समझ में आया, कानून इतने थोड़ा लचर इस सेंस में है कि उनमें सजा बहुत कम है। वो कानून उतने डेटरेंट नहीं साबित हो रहे हैं जितना उनको होना चाहिए, और वो इसलिए भी डेटरेंट नहीं साबित हो पा रहे, यानी उनसे लोगों को दंड से डर नहीं लग रहा, वो इसलिए कि दंड मिल नहीं पा रहा है। अगर अदालतों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर अदालतों में मुकदमे थोड़ा शीघ्रता से तय हो और दंड लोगों को मिलने लगे तो चीजों में आप देखिएगा बड़ा प्रभावशाली अंतर आएगा। कानून का जो अमेंडमेंट रिकमेंडेशन किया गया है वो भी लागू होना चाहिए, उसमें मुझे कोई, मैं बिल्कुल दो व्यू नहीं रखता, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं कि उसको लागू होना चाहिए जी। लेकिन जब तक वो नहीं लागू होता है तब तक न तो हमें बहुत निराश होने की जरूरत है, न परेशान होने की जरूरत है। अभी भी व्यापक कानून है, सिर्फ आवश्यकता है कि उनको लागू हो। हाँ, ये अवश्य होगा कि कई मामलों में जज के विवेक पर निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार के शब्दों को, किस प्रकार के भावों को हेट स्पीच माने या ना माने। जैसे कि अभी बार बार नाम लिया जा रहा है, मैं बिना नाम लिए एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, कई बार होता क्या है कि हेट स्पीच के नाम पे किसी ने मान लीजिए कोई तथ्य कहा, और वो तथ्य किताबों पर और वास्तविकता पे आधारित है, तो एक बहस ये आती है कि भाई जब तथ्य कहा गया है तो ये हेट स्पीच नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसको कहते समय जो आपका भाव है वो घृणा पैदा करता है, नफरत पैदा करता है, बैर पैदा करता है, तो वो हेट स्पीच पे कवर हो जाता है। लेकिन ये बात सब जगह लागू होनी चाहिए, सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। तो जो मेरी समझ में आता है, न कानून की कमी है, न किसी किस्म से कोई अस्पष्टता है, चीजें बहुत क्लियर हैं, अभी भी लागू अच्छी तरह से हो सकती है। आवश्यकता यह है कि पुलिस जहां जरूरत समझे तुरंत मुकदमे दर्ज करे, जल्दी चार्जशीट फाइल करे और मुकदमे जल्दी तय हों। इसके साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, देखिए हेट स्पीच के नाम पे होता क्या है, कहीं किसी नामालूम टाइप के आदमी ने कोई बात कह दी, लेकिन कई जगह से क्या होता है, उसको
बढ़ा दिया जाता है, उसको एग्जाम्प्लीफाई कर दिया जाता है, हर चैनल में वही बात बढ़ा बढ़ा के बताई जाती है। नतीजा ये होता है कि जो बात किसी ने कहीं किसी कोने में कही हो एक नामालूम टाइप के XYZ ने, उसका इतना महिमा मंडन हो जाता है कि वो वास्तव में हेट स्पीच बन जाती है और वो अपना वो पर्पस अचीव करने लगती है जो उसको करने के लिए किसी ने सोचा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान ये भी आवश्यक है देने का कि हम इन चीजों का महिमा मंडन ना करें और हम इन को चीजों को बढ़ावा ना दें, ताकि वो लोग जिनको नहीं भी मालूम है उन्हें भी जानकारी मिले और उस पर वो रिएक्ट करें। जी बिल्कुल। पवन दुग्गल, एक वो भी जमाना ये कहा जाता था कि अगर किसी ने कोई ऐसी बात कही पत्रकारिता के एक तरह से जिसको कहा जाए कि एक मोरालिटी के आधार पे हम इस नैतिकता के आधार पे हम इस चीज को मानते थे कि अगर किसी ने कोई ऐसी बात कही जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है, आहत कर सकती है, उस कोट को भी लिखा या पढ़ा या बोला नहीं जाता था और कहा जाता था कि कुछ ऐसी बात उन्होंने अभद्र बात कही, ये कह के हम उसको समेटते थे। अब वो जमाना नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ फिर भी इन तमाम स्थितियों को संभालने के लिए मुझे श्रेया सिंघल का मामला याद आता है। श्रेया सिंघल के फैसले में कुछ दिशा निर्देश दिए गए कि कैसे हेट स्पीच की सामग्री को रेगुलेट किया जाए। मैं अपने दर्शकों के लिए जरूर जानना चाहूंगी कि आखिर वो दिशा निर्देश क्या थे, प्रक्रिया क्या अपनाई गई, उसके लिए कहा गया कि ये प्रक्रिया हो, और इसका सही पालन यदि नहीं हो रहा है तो कहाँ बाधा है, और क्या आपको लगता है कि यदि पालन शुरू किया जाए तो बहुत हद तक इस समस्या से निजात पाई जा सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं आपको समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा ताकि एक और लोगों का जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वो भी बरकरार रहे, लेकिन ये भी ना हो कि आपका जो अभिव्यक्ति का अधिकार है लाइसेंस बन जाए मेरी मानहानि करने का। कहीं ना कहीं मुझे बिलो द बेल्ट आप नहीं मार सकते। यही मेन मुख्य संदेश रहा सुप्रीम कोर्ट का श्रेया सिंघल बनाम विमेन ऑफ इंडिया में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर धारा 66A भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून को गैर कानूनी घोषित किया, क्योंकि उसमें इस प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी जो संविधान में भी इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी। मसलन धारा 66A कहता था कि साहब, अगर आप किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल फोन से कोई ऐसी जानकारी भेजते हैं या ट्रांसमिट करते हैं जो ग्रॉसली ऑफेंसिव है या मेनेसिंग इन कैरेक्टर है तो वो दंडनीय अपराध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये अननेसेसरी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के दौर पे नहीं आ सकता और लिहाजा 66A को उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है 66A को रद्द करने के बाद भी कई 5-6 सालों तक पुलिस अलग अलग राज्यों में इसी सेक्शन पर FIR दर्ज करती रही, लोगों को अंदर करती रही, लोगों के बरखिलाफ कार्रवाई करती रही, यहाँ तक कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट को बहुत सख्त अपने रवैये को दिखाना पड़ा और कहने लगा कि अगर आपने इस तरह की गतिविधि प्रारंभ करते रहे तो आप लोगों के विरुद्ध भी कानूनी मुकदमे दर्ज होंगे। ये तो बात थी सोशल मीडिया के संदर्भ में, लेकिन अब जो है जमाना पूरे बदल गया है। आज का जमाना डीप फेक का गया है। आज मैं आप ही की वीडियो लेकर उसमें ऐसा हेर बदल कर सकता हूँ ताकि कोई और व्यक्ति को उसकी आंखों से देखकर ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है कि क्या ये आपने वही कहा था जो वीडियो दर्शाता है या नहीं। तो कहीं ना कहीं फेक न्यूज को ज्यादा बढ़ावा दे रही है ये फेक डीप फेक टेक्नोलॉजीज और विभिन्न प्रकार के लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आज सर्विस प्रोवाइडर्स को लगता है कि देखिए मेरे प्लेटफॉर्म पर आग भी लग जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है साहब चुपचाप बैठे रहिए, अदालत से ऑर्डर आएगा तब रिमूव करिए, सरकार से ऑर्डर आएगा तब रिमूव करिए। हालांकि 2021 के IT रूल्स में अब सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि इन सर्विस प्रोवाइडर्स को वॉलंटरली भी इस तरह के कंटेंट, खासतौर पर फेक कंटेंट को रिमूव करना चाहिए। लेकिन पिछले 18 महीने का एक्सपीरियंस हमें बताता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स वॉलंटरली कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हिल भी नहीं रहे हैं, ना ग्रीवेंस ऑफिसर मेंटेन कर रहे हैं, ना ग्रीवेंस मैकेनिज्म मेंटेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक आप वर्तमान कानून को इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे तब तक मुझे लगता है लोग चाहेंगे कि मैं चलता है अप्रोच करूं, मैं जुगाड़ के माध्यम से आगे बढ़ा पाऊं। बिल्कुल। लेकिन पवन दुग्गल साहब, मुझे जब आप ये बात बोल रहे थे मुझे वो कैलिफोर्निया में जो कानून बनाया गया उसकी याद आ रही थी, जिसमें मीडिया कंपनियों को भी बताना होगा कि उनकी हेट स्पीच और डिसइंफॉर्मेशन की नीतियां क्या हैं। क्या ये भारत में लागू नहीं किया जा सकता? उससे बहुत हद तक जो मैं या फिर राकेश पाठक जी जैसे लोग जो
एक तरह से अपराध बोध से ग्रस्त हैं कि हम मीडिया से हैं और फिर भी यहाँ पर इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं और हम बिल्कुल कुछ कर नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि कुछ उस तरह की नीतियों को मीडिया के ऊपर कम से कम लागू किया जा सकता है, क्योंकि मीडिया अपने ऊपर एक तरह से आत्म नियंत्रण करने का जो एक अधिकार था वो तो फेल हो चुका है। क्या आपको लगता है कुछ इस तरह की नीतियों को लाने से ये स्थिति सुधर सकती है? मुझे लगता है आपकी बात में बहुत कम है और मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूँ। इस तरह की नीतियां आने से एटलीस्ट एक प्रारंभ हो जाएगी, अपनी यात्रा की शुरुआत कर लेंगे। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली अगर नीतियां इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं की गई, फॉलो नहीं की गई, तो फिर दिक्कत रहेगी। तो कहीं ना कहीं इन्फोर्सिबिलिटी पे बात आ जाएगी। और देखिए, जैसे जैसे आप मीडिया पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करते हैं, आवाज उठती है कि साहब ये आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, मीडिया के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और यही कारणवश है, देख लीजिए, आईटी रूल्स 2021 में कहा गया कि तमाम सारे मीडिया जो कि न केवल इंटरमीडियरीज हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, बल्कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, उनको एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करना पड़ेगा। और उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में स्पष्ट तौर पर उन्हें देखना पड़ेगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई झूठा फेक कंटेंट ना आ सके। अब उसको लेकर ही बहुत जनहित याचिकाएं आ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग याचिकाएं सुन रहा है, तो उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन समझ लीजिए, क्या इस तरह की पॉलिसीज लेकर आते भी हैं या कानून लेकर आते हैं कि हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के पास इस तरह की फेक न्यूज पॉलिसीज हो? उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने में हमको दिक्कत आ सकती है, कानूनी चुनौतियां आ सकती हैं। तो समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। जी वेद भूषण जी, जब बात हेट स्पीच की आती है तो जैसा कि आपने देखा कि शुरुआत हर जगह इसी बात पे होती है कि कार्रवाई नहीं होती और कार्रवाई की पहली कड़ी पुलिस से ही होती है। जैसे कि अभी पवन दुग्गल साहब ने भी बताया, शराब सिंघल में जब के मामले में जब कोर्ट ने आईटी एक्ट 66A को रद्द किया था, उसके बावजूद भी पुलिस ने पूरे देश में एफआईआर दर्ज करना बंद नहीं किया। और मैं आपको अगर आंकड़ों में बताऊं तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से ये पता चलता है कि इस फैसले के बाद भी इसी प्रावधान के तहत 1300 से अधिक मामले दर्ज किए गए, माफ कीजिएगा, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर की। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पुलिस की जो असंवेदनशीलता है, क्या इसको ये समझा जाए या फिर ये समझा जाए कि पुलिस जो है वो अभी हेट स्पीच क्राइम को डील करने में या उसको समझने में या उसको जो अधिकारी हैं वो कानूनी निकायों को नहीं समझ पाते हैं और जिसकी वजह से ये समस्या गंभीर हो जाती है और अभी तक पुलिस फेल हो रही है लगातार हेट स्पीच क्राइम को एक तरह से पकड़ने में, ऐसे लोगों को और उनको सजा तक पहुंचाने में। राजश्री, अभी डॉक्टर पाठक ने जिक्र किया था पालकी और चार कहारों का। जी। अब पालकी जो हमारी इम्पोर्टेड पालकी है उसमें बहुत सारे छेद हैं उसमें। वो और हमारी पालकी लॉर्ड मकाले देकर गए थे बर्मिंघम में और लेस्टर में। जिस तरह से दुर्गा मंदिर पर अटैक हो रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, वो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत लिबरल कानून है, हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। कनाडा के अंदर जिस तरह से सिख समुदाय और हिंदू समुदाय आमने सामने आ गए हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी स्थिति बन चुकी है। केवल हिंदुस्तान ही इसकी आग से नहीं इसके झेल रहा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जरूर है क्योंकि वहाँ कानून इतने लिबरल नहीं है, वहाँ दूसरे तरह के कानून है। तो ये तमाम जो कमियां हैं कानून की, उसका आप समझे कि कोई फायदा उठा रहे हैं या उसका मिसयूज कर रहे हैं। अभी जहां तक चैनल की बात है, जब इस तरह की न्यूज आती है तो तमाम उसको एक सनसनी की तरह यूज करते हैं। वो कोई भी क्राइम, बड़ा क्राइम हो जाए, पहले जब न्यूज चलती थी, ऑल इंडिया रेडियो होता था, पुराने पत्रकार होते थे, केवल न्यूज को न्यूज की तरह पढ़ते थे, पर अब वो उसके अंदर अपना मिर्च मसाला, अभी आपने भी जिक्र किया बहुत सारे चैनल्स का, वो उसको इस तरह से पेश करते हैं जैसे उनकी अपनी पर्सनल उनकी इंटरेस्ट कहीं ना कहीं क्लैश होता है, जुड़ता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि इस तरह से सनसनी पैदा नहीं, लेकिन वेदभूषण जी वही बात पुलिस पर भी लागू होती है। अगर मैं शामित सान्याल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की बात करूं, 2014 के फैसले में अदालत ने कहा था कि बंगाल राज्य में अपराध को बढ़ावा देने वाले राजनेताओं द्वारा किए गए तमाम हेट स्पीच के भाषणों में वृद्धि हुई है
और पुलिस भी इसका हिस्सा बनी रही, पुलिस और राजनीति की साठगांठ चलती रही और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बात मीडिया की ही नहीं है, बात पुलिस की भी है। जब भी अगर कोई ऐसा स्पष्ट मामला आता भी है तब भी पुलिस की कार्रवाई इतनी ढीली होती है कि वो मामला कुछ इस तरह से बिगड़ जाता है जिसका असर हमने तमाम अभी हाल फिलहाल में अन्य राज्यों में देखा है और बड़ी गंभीर असर देखे हमने। मेरा ये पूछना है आपसे कि क्या पुलिस को ये माना जाए कि पुलिस शायद समझ नहीं पाती कि कब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हुई और कब हेट स्पीच शुरू हुई, या फिर पुलिस असंवेदनशील है इस तरह के मामलों में और पुलिस के पास कानून ही नहीं है कि इस चीज के तहत वो कार्रवाई कर सके। तीनों में क्या स्थिति है और इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, सुधारने का स्कोप बहुत है। अभी जो डॉक्टर पाठक ने 4 कहार बताए थे आपको, तो 4 कहारों की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी अपनी परेशानी है। एक कहार जो साइड में चल रहा है उसके सामने अचानक कोई गड्ढा आ जाता है, वो गड्ढे से बचने के लिए पालकी डुलमुल हो जाती है। तो वही स्थिति हम चारों स्तंभों की है। पुलिस भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है, तमाम सिस्टम जिम्मेदार है, न्यायपालिका के ऊपर भी अब तो लोग खुल के उंगली उठाने लगे हैं। अभी आपने कुछ चैनल्स का भी नाम लिया और बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी फिक्स होती है और होनी भी चाहिए। तो अब वो वक्त आ गया है कि जो हमारा इम्पोर्टेड जो लॉर्ड मैकाले का कानून था, कहीं ना कहीं भारतीय परिवेश में और जो हमारी जरूरतें हैं उसके हिसाब से उसमें चेंज करें। वो अपने लिबरल हैं, वहाँ आपने देखा किस तरह से पुलिस मूक दर्शक बन के खड़ी रहती है, क्योंकि वो कहते हैं हम इसमें एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि हमारा कंट्री बहुत लिबरल है। परंतु लिबरल होने के नाम पर ये ना हो कि दंगे फसाद हो, मारकाट शुरू हो जाए, लिंचिंग शुरू हो जाए, लोगों के साथ में इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए चैनल्स पे बैठकर, मीडिया बैठकर, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि किस तरह से कुछ मीडिया चैनल्स या कुछ ऐसी पत्रकारिताएं चल रही हैं जिससे कि एक बड़ा एक सवाल पैदा हो गया है चारों कहारों के ऊपर कि ये कहार किस दिशा में पालकी को लेकर जाएंगे। तो जी तो जरूरी है कि ये सब चीजें चेंज हो, इनका एड्रेस किए जाने की जरूरत है। और उम्मीद है कि शायद हमें पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पैदा किया है और आज हम बहस भी कर रहे हैं तो उम्मीद है कहीं ना कहीं बात जाके रुकेगी और पॉजिटिव सोच हमारी जरूरी है और होना भी चाहिए। जी राकेश जी, लेकिन बात जब हम मीडिया की कहते हैं तो जैसा कि अभी पवन जी ने भी कहा और हम सभी देख रहे हैं कि मीडिया का जो स्वरूप है अब बिल्कुल बदल गया है। पहले अगर किसी अखबार में कुछ छपता था उसकी जिम्मेदारी संपादक के ऊपर होती थी और उसकी जिम्मेदारी संपादक लेता भी था। कहीं गलती होती थी तो उससे माफी मांगा जाता था। टेलीविजन में भी कमोबेश ये नियम लागू था। आज की तारीख में हर एक व्यक्ति पत्रकार है, हर एक व्यक्ति न केवल पत्रकार है बल्कि अपने आप में संस्था ही बन चुका है। अब ऐसे में संपादक की जो जिम्मेदारी थी, वो जो एक व्यवस्था थी जिसको आप सेल्फ रेगुलेशन भी कह सकते हैं, वो खत्म हो चुकी है। खासकर वेबसाइट्स की मैं बात करूं, यूट्यूब चैनल्स की बात करूं, आपको क्या रास्ता दिखता है कि जो एक परंपरागत मीडिया है जिसमें एक व्यवस्था बन गई थी जिम्मेदारी की, वो व्यवस्था तो टूट ही रही है और नई तरह की मीडिया आ गई है, उसमें कैसी व्यवस्था लाई जाए ताकि इस तरह की स्थितियों से हम निपट सकें? एक दूसरे पर आरोप लगाकर, एक दूसरे पर जिम्मेदारी तय करके नहीं, बल्कि मीडिया एक पत्रकार होने के नाते हम उम्मीद हमेशा पाले रहते हैं और समाज को बदलने की जिम्मेदारी हम अपनी समझते हैं। कौन सा रास्ता आप सुझाएंगे मीडिया वालों को? मीडिया को लेकर जो चिंता है वो बहुत बड़ी है जी। और जब लोकतंत्र की अवधारणा भारत जैसे देश में आजादी के बाद जब संविधान बन रहा था, ये सारे स्तंभ सोचे जा रहे थे, तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है वेद जी, हमने जरूर 4 कहारों की बात कही, लेकिन संविधान में हम जो चौथे कहार हैं, हमारा कोई लिखित में उल्लेख नहीं है। वो 3 स्तंभ ही है। हमारी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो थी जन विश्वास। हमारे ऊपर जो जनता का भरोसा था उसने हमें चौथा स्तंभ मान लिया, हमें चौथा कहार मान लिया था। तो पारिभाषिक रूप से संविधान में तो हमारी कोई परिभाषा है नहीं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका के अलावा। और हमारी ही भूमिका ये थी कि जब ये 3 कहार डगमगाएं, ये रास्ते से भटके, तो हम इनको चेताने का काम करें, हम थोड़ा सा अंकुश चुभो दें और बताएं कि रास्ता ये सही नहीं है, ये सही है। जब हम ही पथभ्रष्ट हो गए हैं तो बाकी 3 को कोई रोकने वाला अब है नहीं। राष्ट्रीय की जो चिंता है वो मीडिया को लेकर है। मैं इस मामले में पवन जी के साथ जाना चाहूंगा। पवन दुग्गल जी ने कहा कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, एक आचार संहिता होनी चाहिए, लेकिन बस मैं यहाँ इस बात को रोकना चाहूंगा कि आचार संहिता
हमारे भीतर से हो, ये आत्मानुशासन हमारा हो, कोई और यानी कि सरकार वो कम से कम ऐसी कोई बंदिश न लगाए। कारण इसका ये है कि कोई भी सत्ता हो, मैं किसी दलगत राजनीति के आधार पर ये बात नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस की सरकारों ने भी इस तरह के अंकुश लगाए हैं। आपातकाल इस देश ने देखा है, राजीव गांधी के समय काला कानून बिहार में देखा है, हमारे आपके जैसे लोगों के विरोध के कारण वो लागू नहीं हो पाया जी। मैं ये चाहता हूं कि ये जो भटकी हुई जो चौथा स्तंभ है, हम जो रास्ते से भटक गए, वे खुद ही आत्मानुशासन लागू करें, क्योंकि एक बार अगर सरकार के हाथ में ये आ गया आपके ऊपर अंकुश लगाने का काम, तो ये न लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा, न देश के लिए, न समाज के लिए। क्योंकि फिर ये होगा कि जो अमीर गजलबाज साहब का शेर है कि उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, मुझे यकीन है कसूर हमारा ही निकलेगा। तो फिर ये होगा कि हमारे ऊपर जब अंकुश लग जाएगा तो अदालतों में सरकार के पास इतने कानून बन जाएंगे हमारे खिलाफ कि हम सच नहीं दिखा पाएंगे। जी। आप जो संपादक की भूमिका का जिक्र कर रहे थे, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को खत्म करूंगा। करीब 2.5-3 दशक तक मेरे नाम के ऊपर वो PRB एक्ट का स्टार लगा रहा है, बड़े बड़े अखबारों में, नवभारत, नई दुनिया, ऐसे बड़े अखबारों में संपादक रहा मैं। तो सचमुच संपादक एक ऐसी संस्था थी जिसके ऊपर समाचार की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब जो संपादक नाम की संस्था है उसका शरण हो गया है। खास तौर से जब सूचना महाविस्फोट के बाद ये जो समानांतर मीडिया आया है, वेबसाइट है, न्यूज पोर्टल है, यूट्यूब चैनल है, यहाँ जवाबदेही नहीं है राष्ट्रीय किसी की जी। कोई कुछ भी लिख रहा है और वो अपने आप को पत्रकार समझ रहा है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, और हम छोटे लोगों की बात नहीं कर रहे। एक अंतिम उदाहरण दूंगा कि बड़े चैनलों का हाल ये है कि देश के सबसे बड़े चैनल पर अभी 7 दिन पहले एक डिबेट दिखाई गई, 3-4 चैनलों पर, वो नेवी का जो हमारी नौसेना के प्रतीक चिन्ह का, कि अंग्रेजों के जमाने का अटल जी की सरकार में बदला था और मनमोहन सिंह ने उसको लागू कर दिया, जबकि सच्चाई ये थी कि अटल जी की सरकार ने उसे वापस किया था। अंत में उस चैनल ने माफी मांगी। तो जो बड़े चैनलों के संपादकों की डिबेट का ये स्तर है कि वे झूठ फैलाने के हरकारे बने हुए हैं, तो सचमुच हम उस जगह पहुंच चुके हैं कि सरकार को हमने यह अवसर दे दिया सोचने की जरूरत है, वो हमारे ऊपर अंकुश लगा दे। बिल्कुल। लेकिन पवन दुग्गल साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया को साथ लेकर चलें, सोशल मीडिया पर हेट स्पीच रेगुलेट करने के लिए एक तंत्र को विकसित करने की जरूरत है। क्या हो सकता है वो तंत्र? हालांकि बहुत हाइपोथेटिकल सवाल है ये, जाने हम किस ओर बढ़ रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई तंत्र बनाना हो, अगर दूसरे देशों से हमें सीखना हो और भारत जैसे बड़े देश में उसको लागू करना हो, तो क्या ये एक सपने की तरह है या वाकई कुछ सच्चाई इसमें दिख रही है? मुझे सपना नहीं लगता, बल्कि डिस्टिंक्टिव पॉसिबिलिटी लगती है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प तो ये है कि वो डेडिकेटेड कानून लेकर आए फेक न्यूज के लिए, और उसके लिए हम प्रेरणा ले सकते हैं सिंगापुर से, मलेशिया से, फ्रांस के कानून से। अगर हम ये नहीं इतना करना चाहते तो सरकार के पास दूसरा विकल्प ये है कि सरकार सेक्शन 87 भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकती है, जो विशेष तौर पर इंटरमीडिएट्स की ड्यू डिलिजेंस को परिभाषित करे कि वो क्या क्या कदम उठाएंगे ताकि उनके प्लेटफॉर्म्स पर, उनके जितने भी वेबसाइट्स हैं, उन पर फेक न्यूज कंटेंट न प्रकाशित हो, न प्रसारित हो। देखिए, आप फेक न्यूज को इमीडिएटली पूरी तरीके से आप उसका अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप फिल्टर जरूर डाल सकते हैं कि द मोमेंट इस तरह की चीज आपके प्लेटफॉर्म पर आ गई तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। या फिर आप कम से कम आधे घंटे का समय लीजिए कि चलिए आपके सिस्टम पर, आपके प्लेटफॉर्म पर कुछ फेक न्यूज आ गई है, आपको तुरंत कोई शिकायत मिलती है, 15 मिनट में या आधे घंटे में आप उसको तुरंत रिमूव करिए, ताकि आप इस तरह की फेक न्यूज को डिसेमिनेट न होने की दिशा में काम कर सके। तो ये दोनों विकल्प हैं, दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन इतना तो तय है कि भाषा या शब्द या बोली जो होती है जिसके तहत हम अपनी भावनाओं को स्पष्ट करते हैं, वो अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश में है, पर वहीं पर हमें अपने आप को एक सीमा में रखना होगा और सीमा को समझना बहुत हद तक इसको हमें आत्मबोध से बांधना चाहिए। और मुझे आप सबों का शुक्रिया अदा करते हुए एक कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि शब्द जो हैं वो इसमें भय है, प्रीत भी है इसमें हार है, जीत है इसमें, पुरखों की कहानी भी इसमें, संतों की वाणी भी इसमें, एक शब्द मन को भटकाए है,
दूजा दे मन को ठहराओ, पर जब लांघे ये मर्यादा तो देता गहरे घाव। ज़रूरी है कि हम मर्यादा में रहें और तमाम जो हमारी संस्थाएं हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस समस्या से निपटने की एक ईमानदार कोशिश करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि इस समस्या के लिए सुप्रीम कोर्ट को तो कम से कम चिंतित नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पर है, हम मीडिया वालों पर है जो आपके सामने खबरें लेकर आते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपने चैनल पे कम से कम एक एडिटर होने के नाते अपने तमाम दर्शकों को भी और अपने तमाम मेहमानों को इस बात की मैं ताकीद, इस बात का विश्वास दिला सकती हूँ कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और इस उम्मीद में कि ये जो माहौल है वो बदलेगा, ये जो समा है वो एक नए तरीके के सीन में, एक नए तरीके की तस्वीर में बदलेगी, जहाँ पर कबीर को भी याद रखा जाएगा, जहाँ पर हमारे तमाम संतों की उन वाणी को याद रखा जाएगा, जहाँ ये समझाया गया हमें कि हमारा अंदाज़े बयां कैसा होना चाहिए, हमारे शब्द कैसे होने चाहिए, ऐसे जैसे कि दूसरों को हम इस तरह से दूसरों के प्रति बात करें कि फूल से भी उसको घाव न लगे। यदि इतनी संवेदनशीलता हम सबों के अंदर हो तो हमारे इस प्रजातंत्र की सबसे खूबसूरत जो छवि है, बहुरंगी छवि, उसको कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और तब हमें कोई बांट नहीं सकेगा, कोई बरगला नहीं सकेगा। इसी उम्मीद में आज इतना ही। नमस्कार।